कर्मठ सेवा भावी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचस्थ अतिथिगण के साथ आयुर्वेदिक सर आपका अस्पताल है, महाविद्यालय है, उसने भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और बड़ी संख्या में आउटडोर पेशेंट की और भर्ती होकर पंचकर्म और बाकी विधियों से भी आयुर्वेदिक। बोलिए भारत माता की, भगवान धन्वंतरी की, आयुर्वेद की। हमारे कर्मठ और युवा मंत्री आदरणीय रामकिशोर कांवरे जी, हमारी दीदी जो भोपाल की कर्मठ और यशस्वी सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, हमारे पीएस प्रतीक हजेला जी, बहन सोनाली जी, प्रधानाचार्य उमेश जी, कमिश्नर भोपाल माल सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, कोविड के बाद आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में अब फिर से बज रहा है। वो भी क्या दौर था, अभी आपने देखा होगा फोटो में मेरे गले में वो लटका हुआ था मास्क। और उस समय जब कोविड आया तो करें क्या, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब रास्ता एक ही दिखा, आयुर्वेद और योग पूरी दुनिया को। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां वेद आयुर्वेद। ये 5वां वेद हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। सब धर्मों का पालन करने का साधन क्या, शरीर ही है। धर्म मतलब कर्तव्य भी है। नैव आत्मा बलहीने लभ्या। शरीर में ताकत नहीं है तो ना आत्मा मिलेंगे ना परमात्मा मिलेंगे। और अपने आप केवल ये नहीं कहा कि बीमार हो जाओ तब इलाज करो। आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, गांव में हम लोग रहते थे तो बरसात के समय सफेद वो जो कुमड़ा होता था ना, भूरा हमारे गांव में कहते थे। हमारी दादी माँ उससे चूरण बनवाया करती थी। फकी कहते थे, घर पे ही बनाते थे। पता नहीं उसको काट के अंदर भरते थे, कौन कौन सी चीजें डालते थे। और फिर कहते थे सर्दी के दिनों में गर्म पानी से 1 चम्मच इसको फाँक लो। हम लोग फाँक इसको कहते थे फकी। तो वही फाँकते थे, बनता था घर घर। ये आयुर्वेद। बीमार होने से हम बचे कैसे? और इसलिए अच्छा, फिर आयुर्वेद की दवा खाने में मजा आ जाता था। एलोपैथी वाले तो कड़वी देते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम बीमार होते थे तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी भेजते थे वैद्य लक्ष्मी नारायण से पास के गांव में। वो आते थे और बढ़िया बढ़िया चूर्ण देते थे और दवाई भी देते थे। तो कहते थे पुड़िया खोलो, डालो, इसको शहद मिलाओ और शहद में मिला के चाटो
तो कई बार लगता था और थोड़ी मिल जाए तो वो भी चाट लें, तो चाटने में अलग आनंद आता था। और कई बार वो ऐसी भी देते थे कि ये दाल में मिला के खा जाओ। तो दवाई की दवाई और स्वाद का स्वाद। अच्छा, फिर मैं किसी विधा का विरोधी नहीं, एलोपैथी की अपनी उपयोगिता है। सर्जरी जैसे मामले में, हालांकि अपने आप ही सर्जन कितने बरस पहले हुए आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद एक संपूर्ण विधा है। अब वैद्य जी तो नाड़ी देखते थे, कफ पित्त वात बराबर है कि नहीं, कैसी चल रही, उससे ही पहचान लेते थे। एलोपैथी में एक अजीब सी बात है, अगर को पेट में दर्द है तो उन्होंने कहा ये अलग डॉक्टर है। आपने कहा कि नहीं आंखों में दर्द हो रहा तो आई सर्जन, आई आंखों के डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट की बीमारी के पास हार्ट के पास जाओ, लीवर की बीमारी के पास फिर अलग हो गया। अब अलग अलग, एक बार अगर आप फुल चेकअप करा लो तो अलग अलग डॉक्टर इतने ओपिनियन देते हैं कि अपनी दवाई खा लो तो वैसे ही मर जाओ आप। इसकी है, इसकी है, इसकी है। लेकिन आयुर्वेद संपूर्ण विधा, नाड़ी देख के रोग की पहचान करके केवल दबाना नहीं बल्कि मूल कारण है उसका निदान करने का प्रयास करता है आयुर्वेद। जब तक मूल कारण का निवारण नहीं होगा तो आपने दवाई खाई, दर्द तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, और साइड इफेक्ट्स भी कई होते हैं। दोनों की अपनी विशेषता, में किसी विधा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद की महत्ता आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और इसलिए मैं तो कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, 23 को बना, 24 को लॉकडाउन। अब समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तो हमने कहा त्रिकुट काला बनवाओ भाई। आयुर्वेद वालों की तब तक एलोपैथी की दवाई नहीं आई थी, तो फिर वो काढ़ा अपना 2 करोड़ घरों में बांटा था उस समय। और उस समय तो जो कि कोई क्या कर रहा, बोले काढ़ा पी रहा। आयुर्वेद बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। और इसलिए एक निवेदन मेरा है, देखो विभाग से भी, सारे हमारे जो विशेषज्ञ हमारे जो बैठे आयुर्वेद के, उनसे भी, आयुर्वेद ऐसी विधा है जिसको कल दुनिया अपनाएगी संपूर्णता के साथ। आज भी आप देखो, अब दवाइयां आप देखो, हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयां कितनी हम बनाते, वो वन विभाग वाले पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो कावरे नानू आते हैं, कावरे जी अरे साहब और कुछ करो, और कुछ करो, दवाइयां नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही। आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है लगातार। और हमने ये भी सोचा है कि अस्पताल में जाएं तो केवल एलोपैथी का है, हम धीरे धीरे ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आयुर्वेद का डॉक्टर भी बैठे, जिसको दिखाना हो आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाए, जिसको एलोपैथी वाले अस्पताल, अलग आयुर्वेदिक अस्पताल, अलग एलोपैथिक अस्पताल, चिकित्सालय मतलब चिकित्सालय, एलोपैथी का इलाज भी हो, आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाएं भी हो, याद करें करना जरूरी है। लेकिन हमारा ये जो संस्थान है, खुशीलाल वैद्य, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। खुशीलाल वैद्य जी अद्भुत थे, लेकिन आपके संस्थान का नाम आज पूरे देश में है, पूरे देश में। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं है, और एक बड़ी जवाबदारी आप पे है कि आप आयुर्वेद में रिसर्च करते हुए इस संस्थान के माध्यम से स्थापित करें आयुर्वेद को। स्वर्गीय पंडित उद्धव दास मेहता भी आज याद आ रहे हैं, रामनारायण शास्त्री इंदौर वाले, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। ये उस जमाने में ऐसे थे कि जो देखो इन्हीं के पास जाता था इलाज कराने। लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद में रिसर्च खत्म हो गया। एलोपैथी में रोज रिसर्च होते हैं, बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां करती है, सरकारें करती है,
और इसलिए मेरी इच्छा थी कि हम रिसर्च शुरू करें, और आपने बताया रिसर्च लैब बन गई है। यहां रिसर्च होना चाहिए आयुर्वेद में कि नई बीमारी है तो दवाइयां कौन सी, नित्य नए रिसर्च होते रहे, शोध होते रहे, तो आयुर्वेद रिसर्च से आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक जमाने के बाद रिसर्च ने भी तो आगे नहीं बढ़ा। आपको जो संसाधन चाहिए हम देंगे, जो संसाधन चाहिए, लेकिन रिसर्च का सेंटर बने, ये शोध का सेंटर बने। ये आप ये संकल्प आज लीजिए ताकि हम कल दुनिया को दिखा सकें कि संपूर्ण स्वास्थ्य अगर कहीं है तो आयुर्वेद और योग के माध्यम से है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, मैं अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं 18 घंटे तो काम करते ही करता हूं, 24 में से 18 करते ही करता हूं। रोज मेरी दिनचर्या देख लीजिए आप। उसका कारण है निश्चित तौर पर योग, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योग। मुझे लगता है अपनी इन विधाओं को हमको स्थापित करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, और वो जवाबदारी आज मध्य प्रदेश में आपके संस्थान को है, मैं दे रहा हूं। आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। आपने उस समय कहा था रिसर्च की लैब चाहिए, रिसर्च की लैब हो गई। आज मैं देख के आया पंचकर्म की जो आधुनिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए साहब। कई बार लोग जाते हैं प्राइवेट अस्पताल, 5 स्टार होटल जैसे रहते हैं। हमने कहा 5 स्टार होटल लेकिन घर जैसा फील करें लोग। अब वेलनेस सेंटर ठीक है, नाम रख दिया, लेकिन अपना हिंदी में भी नाम रखो भाई। हर चीज अपन अंग्रेजी में कहा तो चलाएं भैया। ये अंग्रेज चले गए, लेकिन उस समय अंग्रेजी ऐसी लाद के गए कि दूसरे लोगों ने उठा के फेंकी नहीं, और अंग्रेजी को गुलाम से ही बन गए कि अंग्रेजी की बिना तो चले नहीं सकते। अब कई बार अंग्रेजी का क्रेज ऐसा हो गया कि जिसको नहीं आए बेचारा वो हीन भावना से ग्रसित हो जाए, और अगर पूरी नहीं आए तो टूटी फूटी हेलो हाय हाउ डू यू डू, बात का पता हो चाहे नहीं पता हो। छोटे छोटे गांव में मैं अब वो भी खत्म कर रहा हूं। आई लव माई बुधनी, अब क्या जरूरत है, अब बुधनी वाले आई लव जानते हो जाएंगे। अब मेरा प्यारा बुधनी लिखने में क्या दिक्कत है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने तय किया, क्योंकि अंग्रेजी मार रही है प्रतिभा को। जिनको नहीं आती वो कितने ही, देखो अंग्रेजी का मतलब विद्वता नहीं है, अंग्रेजी का मतलब टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो किसी भाषा में हो सकता है, लेकिन एक हुआ बना दिया अंग्रेजी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, फर्स्ट ईयर में एक बेटा छोड़ के भाग गया। मैंने बोला अरे वो क्या तुम छोड़ के आए थे? बोले मामा हम तो हिंदी में पढ़े थे, वहां जाओ तो अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में नहीं आ रही तो हम छोड़ जाए। प्रतिभा को मार दिया। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश की धरती पर तय किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, और आयुर्वेद की तो हिंदी में होगी ही होगी। ये तो अपनी विधा है। इसलिए अब आप क्या सुपर स्पेशलिटी क्या रख दिया आपने, जरा ऊपर उसके लिखो अपना हिंदी और संस्कृत नाम, वो नहीं मेरे बेटा बेटियों ने छात्रावास की मांग की थी, छात्रावास बन गया, लेकिन मुझे लगा भांजे भी कह रहे हैं हमें भी चाहिए। तो चाहिए क्या? तो इस साल बजट में भांजों का भी छात्रावास का बजट स्वीकृत कर दिया जाएगा। ये भवन पीआईयू ने बनाया, मैं उनको बधाई देता हूं, अच्छा बना है।
हमारा बालक छात्रावास भी बन जाए, रिसर्च लैब बन चुकी है। और जो मैंने एक बात कही, आप सिद्ध करो कि आप रिसर्च शोध बाकी सब करोगे, मैं बहुत गंभीरता के साथ फिर विचार करूंगा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में भी विचार करके हम फैसला आयुर्वेद का बढ़ना दुनिया के हित में, स्वास्थ्य के हित में है। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज मेरी पहले कैबिनेट की बैठक है, फिर सीसीआईपी की बैठक है, फिर अभियोजन की स्वीकृति की कई बैठकें हैं, लेकिन आज मुझे उद्घाटन करना ही था, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि थोड़ा जल्दी कर लेना। मैं दीदी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा और पीसी भाई को कि नहीं आप ही बोलो ताकि बाकी काम कर सको। इस ऑडिटोरियम के लिए पंचकर्म का जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, अद्भुत है सचमुच में। लोग वहां एडमिट हो सकते हैं, घर की तरफ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और पंचकर्म से ये सारी विधा हम जोड़ते हैं, आयुर्वेद के अंग है पंचकर्म, योग, हमारी दवाइयां, तो व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ करेंगे, साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। आज मैं फिर भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना यही भाव प्रकट करता हूं कि आयुर्वेद को, योग को, अपनी सारी विधाओं को, पंचकर्म को, आपका नाम है, देखो खुशीलाल वैदव नाम का मोहताज नहीं है। लोग दूर दूर से आते हैं, अब तो लाइन भी लगती है, नंबर लेना पड़ते हैं। और बेहतर से बेहतर करते हुए हम पूरे देश में स्थापित करें और एक दिन वो आइए टॉप 10 में नहीं, नानू नंबर 1 चाहिए, नंबर 1। और नंबर 1 पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।